एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 साइंस का टाइम एंड मोशन। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यू डू मोस्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क एट अ सर्टेन टाइम। देखो, आप अपने डे टू डे वर्क को जो है वो एक सर्टेन टाइम पे करते हो, है ना। जैसे कितने बजे उठना है इसका टाइम निश्चित होता है, कितने बजे स्कूल जाना है इसका टाइम निश्चित होता है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित समय। तो आप अपने सारे काम जो है वो निश्चित समय पे करते हो। भाई, द नॉलेज ऑफ टाइम इज़ असेंशियल। भाई, समय की जो नॉलेज है वो एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है फॉर कैरिंग आउट योर डेली एक्टिविटीज़। आपके रोज़मर्रा के काम के लिए आपको टाइम का नॉलेज तो होना ज़रूरी है। लेटर सपोज करो कि आपके लाइफ में से घड़ी ही चली जाए और आपको पता ही ना हो कब क्या बज रहा है ना। तो कितना मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ें मैनेज करना। कैसे सारे बच्चे एक साथ स्कूल पहुंचेंगे, कैसे स्कूल्स में पीरियड एक साथ जो है सब फिनिश होगा या स्टार्ट होगा, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब सा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द मॉर्निंग। भाई, आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग में। यू नीड टू नो, आपको ज़रूरत पड़ती है द टाइम टू रीच द स्कूल। भाई, आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है कि आप स्कूल जो है वो कितने बजे पहुँचेंगे ये जानने के लिए। यू हैव योर एक्सेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। भाई, यू हैव योर एक्सेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट मीन्स रेसेस, है ना। आपका स्कूल में जो रेसेस होती है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। एंड सिमिलरली इसी तरह से यू नीड टू नो द टाइम व्हेन योर स्कूल इज़ ओवर। आपको ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि भाई कितने बजे आपका स्कूल ओवर होता है। द टाइम फॉर योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम। अगर आप टाइम नहीं बताओगे तो आपका टेलीविजन प्रोग्राम कितने बजे आना है, क्या है, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, वी नो दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। हम टाइम का ऐसे पता लगाते हैं भाई, हम वॉच की मदद से पता लगाते हैं, हम क्लॉक की मदद से पता लगाते हैं। तो हमें टाइम जो है इन्हीं की मदद से पता चलता है। हाउ डिड पीपल, किस तरह से, इन एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में लोग किस तरीके से गेट टू नो द टाइम। उन्हें टाइम कैसे पता चलता होगा? भाई, तब तो हमारे पास घड़ियाँ थी ही नहीं, घड़ियों का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है। तो वो लोग कैसे करते थे? तो मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम। तो किस तरीके से मेजरमेंट होता था टाइम का प्राचीन समय में? इन एंशियंट टाइम्स, जो प्राचीन काल का समय था, पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस। तो लोगों के पास उस समय तो भाई क्लॉक्स और वॉचेस नहीं हुआ करती थी। बट दोज पीपल न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। लेकिन वो लोग जो हैं वो टाइम की इंपॉर्टेंस अच्छे से जानते थे। आवर एंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स। वो कुछ नेचुरल इवेंट्स को देखते थे विच रिपीट रेगुलरली, जो रेगुलरली रिपीट होते थे आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, भाई देखो क्या है, द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड अ डे और सोलर डे। ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है कि भाई एक सनराइज, एक बार सूरज सुबह होगा, उसके बाद अगला सूरज जब उगेगा उतने बीच के समय को हम क्या कहते हैं? हम दिन कहते हैं या फिर सोलर डे कहते हैं। ठीक है भाई, आज सुबह जो सूरज उगा तो अगले दिन जो सूरज उगेगा तब से तब तक का एक दिन बना जाएगा। उतना ही गैप रहता है, 24 घंटे में एक दिन बन जाता है। द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून, वो एक मंथ बन जाता है। एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का एक मंथ बन जाता है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द सन वाज कॉल्ड अ ईयर। और जो टाइम पूरा अर्थ रोटेट करने में लेती है, पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है, उससे हमारा क्या है भाई? एक ईयर बन जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये पिक्चर्स अच्छे से देख लीजिए, सनडायल की, सैंड क्लॉक की, वाटर क्लॉक की, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। अब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, ये लिखने के लिए आ सकती हैं। कौन कौन सी हो गई भाई? सनडायल हो गई, सैंड क्लॉक हो गई, वाटर क्लॉक हो गई। अब अब क्या आपको पता है? जो यूनो में पढ़ लेते हैं। द महाराजा ऑफ जयपुर, महाराज थे जयपुर के सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने बिल्ड किया था बिगेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सनडायल वर्ल्ड का। सम्राट यंत्र इनको बोला जाता था। इन 1728 में इन्होंने ये जो है वो एक तरीके से बनवाया होगा। अब द सनडायल इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर। जयपुर में जो जंतर मंतर है वहाँ की ऑब्जर्वेटरी में उसका पार्ट है, बेसिकली वहाँ पर होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड एक्सट्रीमली एक्यूरेट सन क्लॉक। ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी सन क्लॉक है। एक तरीके से सन क्लॉक का मतलब सूरज की कौन सी किरण कितने बजे कहाँ पड़ती है उसके हिसाब से इस पर टाइम आ जाता है। ठीक है। दैट डिटरमाइंस लोकल टाइम, जो वहाँ का लोकल टाइम बताती है। द अदर जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड एट दिल्ली। और दूसरी जो है ऑब्जर्वेटरी जो है वो दिल्ली में जो है इनकी जंतर मंतर की वाराणसी में है, उज्जैन में। ये आपको पता होना चाहिए था कि महाराजा जयसिंह हैं। और ये देख रहे हो आप, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में रखी हुई है, मैंने सामने से भी देख रखी है। ठीक है। इसके यहाँ पर ना ये जो बने हुए हैं यहाँ पर
टाइम वगैरह भी सब लिखा हुआ होता है और आप इससे बिल्कुल टाइम पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अब देखो इतना तो पता चल गया कि एक सूरज उगा, अगले दिन से सूरज तक हमारा एक दिन हुआ, लेकिन उससे भी तो कम टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम, 1 मिनट का टाइम, 1 सेकंड का टाइम, मच शॉर्टर टाइम भी तो हमें नापना है। तो क्या होता है, क्लॉक्स एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो कि क्लॉक्स और जो वॉचेस हैं वो तो बिल्कुल मोस्ट कॉमन है, लोग उन्हीं को देखते हैं और यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग टाइम। तो सबके सब जितनी भी क्लॉक्स होती है ना, पीरियोडिक मोशन होता है इनमें, मतलब एक पीरियड के बाद एग्जैक्टली सर्टेन काम होगा, जैसे कि 12 घंटे बाद ही, ठीक है 1 बज रहा है अभी, तो 12 घंटे बाद फिर से रात का 1 बजेगा, फिर सुबह का 1 बजेगा, फिर रात का 1 बजेगा। तो पूरा पीरियोडिक मोशन में काम चल रहा है, राइट। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है दैट अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस विच शो पीरियोडिक मोशन है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, देखो ये घड़ी होती है और इसके नीचे एक इस तरह का पेंडुलम लटक रहा होता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे ये घूम रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन डिवाइस है, ये शो करती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को वर्ड से अच्छे से समझ लो कि एक ऐसा मोशन जो एग्जैक्टली मान लो कोई चीज़ 1 सेकंड बाद हो रही है तो हर 1 सेकंड बाद रिपीट होगी, है ना, उतने पीरियड के बाद वो रिपीट होगी। या कोई चीज़ 1 घंटे बाद हो रही है तो एग्जैक्टली 1 घंटे बाद फिर से होगी, फिर 1 घंटे बाद होगी, फिर 1 घंटे बाद होगी। सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये पूछा जा सकता है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल, एक छोटी सी मेटल की बॉल लगी हुई होती है, सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई होती है, बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम आ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह से हिले नहीं, तो एक ऐसे सपोर्ट के साथ इसको लटका दिया जाता है जो कि हिलता नहीं है, और फिर मतलब रिजिड सपोर्ट नहीं हिलता, बेसिकली यहाँ पर लगा दिया अगर तो ये जगह नहीं हिलेगी, सिर्फ ये हिलेगा, यहाँ पर जो गोला लटक रहा है ये हिलेगा, राइट। सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। आप एक कंकड़ को रस्सी में बांधो और उसके बाद उसको अपने हाथ से पकड़ लो, तो जहाँ से आपने पकड़ रखा है वो तो रिजिड सपोर्ट हो गया, ठीक है, वो जगह तो आप नहीं हिला रहे हो, और फिर वो कंकड़ जो है वो हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, तो वो बॉब का काम करेगा आपका। समझ में आया पेंडुलम कैसे बनाया हमने। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम वॉज स्टडीड बाय गैलीलियो। तो जो गैलीलियो थे इन्होंने जो है पेंडुलम के मोशन को बेसिकली स्टडी किया था इन्होंने, है ना। अ सिंपल पेंडुलम इज शोन इन फिगर 13.2। चलो सबसे पहले वही देखते हैं। ये देखो आप ना, पहला ए फिगर देखिए, इसमें सिंपल पेंडुलम आपका बना हुआ है, ये ऊपर से रिजिड सपोर्ट दिखा रखा है कि यहाँ से तो ये बंधा हुआ एक तरीके से, रिजिड सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है। अब ये बॉब है हमारा, बॉब जो है क्या करेगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाएगा, बी से वापस ए पोजीशन पे आएगा, यहाँ से सी पे जाएगा, सी से वापस ए पे आएगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो है वो अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी ए वाली पोजीशन से जा रहा है अपनी एक्सट्रीम यानी कि सबसे दूर जहाँ तक जा सकता है। बीच में होती है मीन पोजीशन, ठीक है, अच्छे से समझ लेने, चैप्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो बीच में होती है हमारी मीन पोजीशन, ठीक है, बीच में क्या होती है हमारी मीन पोजीशन। अब जितना ये राइट और जितना ये लेफ्ट जाएगा वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगी। यहाँ तक क्लियर है। ये लंबा सा थ्रेड है, लॉन्ग थ्रेड लिखा हुआ है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से इसको लटकाया गया है। रिजिड सपोर्ट का मतलब समझ में आया कि कहाँ बांध रखा है इसको। चलिए आगे आते हैं। अब सिंपल पेंडुलम हमारा शो गया। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, तो चलो कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि सिंपल पेंडुलम के बारे में है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लंबाई, पेंडुलम की धागे की लंबाई बेसिकली ना जिस पे आपने लटका रखा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि जो थ्रेड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से इसको लटका रखा है टू द सेंटर ऑफ द बॉब यानी कि बॉब के बिल्कुल बीचों बीच तक, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सीधी भाषा में बोले तो ये सारी की सारी है भाई, जहाँ से लटका रखा है और बॉब तक की जो दूरी जो है ये इसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है ना। वापस से इसी लाइन को पढ़ो। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि धागे की लंबाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी कि जहाँ से उसे लटका रखा है टू द सेंटर ऑफ बॉब यानी कि बॉब में जहाँ तक उसे बांध रखा है, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो लंबाई होगी उसकी लेंथ कहलाएगी। एल इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहाँ पर हम लेंथ को एल से दिखा रहे हैं। फिर मीन पोजीशन ऑफ द बॉब यानी कि बीच वाली पोजीशन जो होती है, द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर होती है यानी कि वो रुकी हुई पोजीशन में। साइंस में रेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि वो हिल नहीं रहा है,
वो एज इट इज़ बॉब रुका हुआ है पहले, उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन है, ठीक है। द पोजीशन ए इज़ द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब, यानी कि सेंटर पोजीशन जो है दिख रही है आपको ना, यहाँ बॉब रुका हुआ है तो ये मीन पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पोजीशन यानी जहाँ जितनी जितनी दूरी पर वो एक्स और वाई एक्सेस पे जा रहा है, यानी कि लेफ्ट और राइट में जा रहा है। द पोजीशंस वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, यानी कि एक मेरा धागे से बॉब यहाँ लटका हुआ है, वो यहाँ तक गया फिर वापस आया, फिर यहाँ तक गया फिर वापस आया, ये दोनों साइड की जो दूरी है ये इसकी एक्सट्रीम हम बोल सकते हैं पोजीशंस कहलाएंगी एक तरीके से ना। एक्सट्रीम पोजीशंस मतलब मैक्सिमम इतनी दूरी तक जा सकता है। द पोजीशन बी एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द बॉब। अब ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम, ऑस्किलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, लगातार होने वाला। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है लगातार होने वाला मोशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो यानी कि एक पूरा चक्कर काटना बॉब का अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम, यानी कि एक पूरा चक्कर एक राउंड ले लेना अपनी मीन पोजीशन से। ये है बॉब, फिर ये गया ए से, फिर ये आया, फिर बीच में नहीं, ए से गया बी पर, बी से फिर ए पर आया, ए से सी पर गया, फिर बीच में आया, फाइनली ये बीच में ही आ गया घूम फिर के, ये एक पूरा ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, एज द पेंडुलम ऑस्किलेट्स टू एंड फ्रो। अब हमें पता है कि पेंडुलम ऑस्किलेट करता है यानी कि हिलता रहता है, टू एंड फ्रो मतलब लगातार। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी कवर करना ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, ऑन ईदर साइड यानी दोनों साइड में मिलाकर, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, राइट। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, 10 इन फिगर 13.2 में हम देख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड कैसे कहलाएंगे, यहाँ से ये बॉब जो है ए बी ये, या फिर ए सी ये जगह, ये दूरी जो है ये क्या कहलाएगी, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। और ये दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ तक पॉइंट लगा दो तो ये क्या, कौन सी पोजीशन है, ये जगहें क्या हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस है। समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये ए पोजीशन है, ए से ये बी तक गया तो ये बी वाला पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो दूरी है ये एम्पलीट्यूड है। ये सी पर जाएगा तो सी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो दूरी है ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है ऑफ द पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के बारे में बात कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब जितना भी टाइम लग जाता है बॉब के द्वारा पेंडुलम को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑस्किलेशन को, एक पूरे चक्कर को काटने के लिए, वही हमारा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कहलाता है। इन फिगर 13.2, अब फिगर देखिए 13.2 को, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड फाइनली बैक टू ए इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो मतलब देखो ए से वो बी तक जाएगा, बी से वापस ए पर आएगा, फिर ए से वापस सी पे जाएगा, सी से वापस ए पर आएगा, तो इतना पूरा का पूरा ये सारा जितना भी समय लगा इसे कवर करने में, ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी कि घुमा फिरा कर एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार। द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, कितनी बार जो ऑस्किलेशंस होते हैं मेड बाय अ पेंडुलम इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन कवर किए जाते हैं, एक सेकेंड में कितने ऑस्किलेशंस कवर किए जाते हैं, उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकेंड में 4 चक्कर काटेगा तो 4 फ्रीक्वेंसी, 5 चक्कर काटेगा तो 5 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आपको दिया हुआ होगा, बस इसी फॉर्मूले को रख के आपको निकालना होगा। तो डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इसको पढ़ लो। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चाहिए, एक स्मॉल मेटल का बॉल चाहिए यानी बॉब चाहिए, एक थ्रेड चाहिए जिसका लेंथ होता है 1 मीटर, एंड आयरन का स्टैंड चाहिए, एंड स्टॉप वॉच। आयरन का स्टैंड मतलब उसको बांधने के लिए वो लगा रहे होंगे लोहे के स्टैंड को। मेथड क्या है कि सेटअप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.3, 13.3 की तरह जैसा दे रखा है वैसे ही आपको सेटअप कर देना है। एंड कैरी आउट नहीं, द थ्रेड कैरिंग द बॉब अ लोअर एंड टाइट एट इट्स अपर एंड फ्रॉम राइट सपोर्ट। अब ये देखो बांधेंगे इसको, थ्रेड को ना बॉब से लोअर एंड पे बॉब बांधेंगे, मतलब नीचे वाली साइड बॉब बांधेंगे और ऊपर वाली साइड जो है वो हमने रिजिड सपोर्ट यानी कि आयरन के स्टैंड पे बांध दिया। घूम फिर के बात वही आ जाती है, आयरन का स्टैंड लगा रखा है, यहाँ पर ये हो गया रिजिड जगह, तो यहाँ से बांधेंगे इस तरह से धागे को और यहाँ पे बॉब लटकाएंगे, तो ये हो गया, यही वाली बात कर रहे हैं। स्विच ऑफ द नियर बाय फैंस, अपने आसपास का फ़ैन जो है उसको बंद करके रखना, ठीक है, उसको चला के नहीं रखना है इस एक्टिविटी में आपको। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट, तो डी रेस इसको रेस्ट पे आने दो। कहाँ आने दो भाई, इसकी मीन पोजीशन पे आने दो, यानी कि रुकी हुई पोजीशन में आने दो, बीच में आने दो। मार्क द पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो, नीचे फ्लोर पे आप जहाँ बॉब रुका हुआ है ना वहाँ पे डॉट लगा लो, मार्क लगा लो कि बिल्कुल उसकी सिधाई में। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है, ये लटका दिया बॉब, तो यहाँ ज़मीन पर ऐसा हमने निशान लगा दिया कि यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ निशान लगा दिया। अब आइए टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, अब पेंडुलम को मोशन में सेट करने के लिए होल्ड द
होल्ड द बॉल जेंटली एंड मूव इट स्लाइटली, हल्का सा धीरे से उसको बॉब को अपने झटका देना है वन साइड में एंड से एट लाइक एक साइड आप उसको धक्का दे सकते हो. नाउ जेंटली रिलीज कर दो बॉब को फ्रॉम डिसप्लेस्ड पोजीशन बी. डू नॉट पुश द बी वाइल रेजिंग इट. अब बी को हिलाना कुछ नहीं है आपको पॉइंट को. इंश्योर दैट द बॉब डू नॉट स्पिन ऑन इट्स एक्सेस वाइल ऑस्कुलेटिंग. मतलब ऐसा ना हो कि बॉब ऐसे से घूमने लग जाए. ठीक है, ऐसे गोल 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 नहीं घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे. ठीक है, ऐसे हल्का सा धक्का देना है. स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब इज एट वन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन. अब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है तो आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच का यूज़ करना है. ठीक है, और कितना उसने ऑस्किलेशंस लिए उसको काउंट करना है पेंडुलम का. ठीक है, अब मेज़र करना है द टाइम विच पेंडुलम बॉब टेक्स टू मेक 20 कंप्लीट ऑस्किलेशन. अब आपको देखना है कि भाई 20 चक्कर पूरे काटने में कितना टाइम लग जाता है. ठीक है, इसको रिपीट करते जाओ सेम एक्टिविटी को बाय पुलिंग द बॉब टू द ग्रेटर और लेसर डिस्टेंस. ज़्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस पर इसको आप ऐसे ही हिलाते जाओ. जोर से धक्का मारोगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, हल्के से धक्का मारोगे तो कम डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. आप धागे की लंबाई चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना दूर जा रहा है, कितना पास आ रहा है. धागे की लंबाई से फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई कैलकुलेशन ये है कि टाइम टेकन फॉर 20 एस्कुलेशन इज इक्वल टू टी सेकेंड. टी सेकेंड मतलब कितना सेकेंड हो गया. टाइम टेकन फॉर 1 एस्कुलेशन बराबर कितना हो गया, टी अपॉन 20 सेकेंड. कितना टाइम लिया अपॉन 20 सेकेंड. ठीक है, 20 ऑस्कुलेशन थी ना बेसिकली. तो ऑब्जर्वेशन क्या रही, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम अंटिल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज चेंज. जब तक पेंडुलम की लेंथ जो है हमने नहीं बदली तब तक वो जो है टाइम जो है वो सेम ही चल रहा था बराबर. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम. जो टाइम पीरियड था पेंडुलम का वो सेम ही रहता है अंटिल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जब तक हम उसे चेंज नहीं कर लेते. कंक्लूजन क्या निकला, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम. आप पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, कितनी दूरी पे जा रहे हो, उससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने बीच वाली पोजीशन से. एंड मास ऑफ द बॉब, बॉब कितना वजन है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा टाइम पीरियड पर. समझ आ रहा है, पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम द मीन पोजीशन. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ओनली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पे. ठीक है, अब आइए, इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, वॉज द फर्स्ट वन टू मेक यूज़ ऑफ द पेंडुलम. इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था पेंडुलम का. वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ कैथेड्रल, एक चर्च में बैठे हुए थे एट पीसा, एक जगह इटली की. देर ही सो, वहाँ पर उन्होंने देखा एक शैंडलियर, यानी कि एक शैंडलियर क्या होता है, जैसे आपके घर में झूमर देखे आपने बहुत सुंदर से जो ऊपर लगाते हैं, जहाँ पंखा लगा तो वहाँ पे झूमर लगाया जाता है, उसको उन्होंने देखा. अब क्या हुआ, उन्होंने देखा तो हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, मतलब छत से वो लटका हुआ था विद अ लॉन्ग चेन, स्विंग स्लोली. और स्विंगिंग स्लोली मतलब वो झूमर जो है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन में. ये देखो, मान लो ये झूमर है, ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, ऐसे ऐसे इन्होंने इसे हिलते हुए देखा. तो इन्होंने बहुत ध्यान से इसको वॉच किया. देयर वॉज नो वॉच और क्लॉक एट दैट टाइम टू मेज़र टाइम. अब इनके पास कोई घड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ये बस देख रहे थे कि मूवमेंट हो रही है, इसमें हिले जा रहा है. सो गैलीलियो ने क्या किया, टाइम किया ऑस्किलेशन का बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ हिज पल्सेस. तो उन्होंने अपने पल्सेस पे हाथ रखा, आपकी धक 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 जो यहाँ पे कलाई के पास पल्सेस होती हैं वहाँ उन्होंने हाथ रखा. उससे देख लिया कि भाई कितनी जो है ये कितने देर में वापस आ रहा है अपनी जगह जगह पे ना, कितनी धक धक में कह सकते हैं, 1 2 3 4 5. फिर देखा वापस आ गया, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ गया, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ गया. तो इस तरीके से वो काउंट करने लग गए थे. गैलीलियो टाइम द ऑस्किलेशंस बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ हिज पल्सेस. ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बहुत ध्यान से जब उन्हें ऑब्जर्व किया, ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट वाइल द ऑस्किलेशंस ऑफ द शैंडलियर ग्रेजुअली slowed down, the time taken by the one oscillation still remain the same. उन्होंने देखा कि भाई ये हिलते हिलते इसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन टाइम तो बराबर लग रहा है. ठीक है, ऑस्किलेशंस जो है वो हो रही हैं कम, वाइल द ऑस्किलेशन ऑफ द शैंडलियर ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहे थे. ऑस्किलेशंस जो हो रहे थे स्लो हो रहे थे लेकिन टाइम पीरियड सेम लग रहा था, क्योंकि धागा तो उतना, लेंथ तो सेम ही चल रही थी. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन. जितना धागे की लंबाई होगी उसी के हिसाब से ऑस्किलेशन होगा. वो बदलाव केवल लेंथ ऑफ द पेंडुलम को चेंज करके ही चेंज किया जा सकता है. आई होप यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं चल रहा है. यहाँ पर आइए वापस.
एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसे न्यूमेरिक्स को लेके चलो। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑस्किलेशंस। ठीक है, एक सिंपल सा पेंडुलम है जो कि कितना टाइम लेता है, 32 सेकेंड लेता है 20 चक्कर काटने में, 20 ऑस्किलेशंस को कंप्लीट करने में। सो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड कितना रहेगा। तो कैसे निकाला जाएगा, सिंपल है, अपना फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर फॉर्मूले चलेंगे। टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशन इज इक्वल टू कितना है, 32 सेकेंड। टाइम 20 ऑस्किलेशन में कितना लगा, 20 बार इधर 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 घूमने में 32 सेकेंड लग रहे हैं। 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में 32 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक ऑस्किलेशन में कितना लगेगा, 32/20 है ना, 32/20 लगेगा। क्लियर है, एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ज़्यादा का पता है, 20 का पता है, 32 सेकेंड लग रहा है, तो एक ऑस्किलेशन में कितना लगेगा, 32/20, तो 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 1.6 सेकेंड्स। अब आइए लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब लेकिन हमारा तो लेटेस्ट आ चुका। तो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक। जो प्रिंसिपल है ये सिंपल पेंडुलम का, ये यूज़ किया जाता है पेंडुलम क्लॉक में। अभी पेंडुलम क्लॉक्स आती हैं आपकी, ये देखिए इस तरह की होती है और इस तरह से नीचे एक पेंडुलम लटक रहा होता है, वैसे टक 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 हिलता रहता है। ठीक है, सो इसकी बात करते हैं। द ऑस्किलेशंस ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक को। हैंड्स क्या होती हैं क्लॉक के, भाई मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, ये इनके हैंड होते हैं, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इन्हीं के मूवमेंट से तो हमें टाइम पता चलता है, भाई बड़ी सुई कितनी आगे आई, छोटी सुई कितने आगे आई, इसी से तो हमें टाइम पता चलता है ना। इनके मूवमेंट को ये पेंडुलम जो है ये कंट्रोल करके रखता है। द मैकेनिकल रिस्ट वॉच, जो आपके हाथ में जो आप पहनते हो, जो मैकेनिकल होती है बेसिकली, डज नॉट हैव अ पेंडुलम, उनमें तो पेंडुलम नहीं होता। ठीक है, जो वॉल क्लॉक होती है उनमें पेंडुलम होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। लेकिन जो हाथ में पहनते हैं उनमें तो पेंडुलम नहीं होता, तो उनकी जो हैंड्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इट हैज़ अ बैलेंस व्हील, इसके अंदर होता है एक बैलेंस व्हील विच कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ इट्स हैंड, जो इसके हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हाथ मतलब घड़ी के हाथ कौन, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई, राइट। अब दीज डेज इन दोनों क्या होने लगा है, मोस्ट ऑफ अस यूज़ करते हैं क्विजार्ड क्लॉक्स और वॉचेस। अब दीज वॉचेस मेजर करती है टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट, 2:06 ऐसे करके आता है ना एक्यूरेट टाइम जो आता है। तो क्विजार्ड हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्किलेटिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का भी एक रोल रहता है, और ये बिल्कुल तुम्हें इतनी यूनिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इतना बढ़िया गुण होता है कि जो ऑस्किलेटिंग होता है पूरा का पूरा चक्कर काटने वाला जो होता है, ये छोटे से छोटे अमाउंट को भी मतलब इलेक्ट्रिकल करंट से तो है आपको बता देता है। इन दीज वॉचेस, इस तरह की वॉचेस में इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है एंड अ क्विजार्ड क्रिस्टल, ये दोनों चीज़ें इनके अंदर होती हैं, प्लेस्ड होती हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है। द क्विजार्ड क्लॉक्स आर मोस्ट एक्यूरेट दैन अ पेंडुलम क्लॉक। अब देखो पेंडुलम क्लॉक से हमें टाइम वाइम सही पता चल जाता है, लेकिन जो क्विजार्ड क्लॉक होती है ना बच्चे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है टाइम बिल्कुल वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब आइए आगे। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा छोटा जो है वो टाइम मेजर करने के लिए। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम स्टॉप वॉचेस यूज होता है ना, जब रन वगैरह कर रहे होते हैं लोग, उनमें कंपटीशन वगैरह होता है, तो कौन सी यूज़ करते हैं लोग, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, या आप कोई कंपटीशन करा रहे हैं, राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, फट से बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप वॉच में एग्जैक्टली टाइम आ जाता है, तो वो आपको बहुत ही माइन्यूट सा टाइम भी बता देगा कि इतने सेकंड्स की दूरी से ये बंदा पीछे रह गया या कुछ भी है, तो बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट टाइम भी इसमें हमें पता चल जाता है। इट कैन बी मेड टू स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन। अब इसके अंदर एक पुश बटन होता है, हल्का सा आप पुश कीजिए, उसको दबाइए तो वो चालू हो जाएगी, जैसे ही दबाएंगे तो वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम को बताने के लिए, जिन्हें स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें ये यूज़ होती है। इट कैन मेजर 1/10 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 10वां भाग, उतने का अंतर भी पता लगा लेते हैं कि हमें 1 सेकेंड से नहीं जीता, 1 सेकेंड के भी 10वें भाग तक का इनको पता चल जाता है। नाउ डेज, इन दिनों आजकल क्या होने लगा है, डिजिटल वॉचेस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अब मार्केट में आ गई डिजिटल वॉचेस, है ना। अब डिजिटल इसमें क्या होता है भाई, दीज डिजिटल वॉचेस डू नॉट हैव आवर, मिनट और सेकंड हैंड, इनमें तो सुइयाँ होती ही नहीं है। इंस्टेड दे डिस्प्ले टाइम इन डिजिट्स, बस इस पर लिखा होता है 4.20 ऐसे लिखा होता है ना, 4.20, तो आपको पता चल रहा है 4:20 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपके हाथ में पहनते हो ना, तो ये डिजिटल वॉचेस होती है। इंस्टेड दे डिस्प्ले टाइम इन डिजिट्स फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड। तो एटॉमिक क्लॉक्स किसके लिए होती हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। ये देखो, ये याद कर लेना यहाँ से। दीज क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन वेरिएशंस ऑफ एटॉम्स फॉर मेजरिंग टाइम। अब ये किस चीज़ पे जो है
बेस होती हैं, इनका बेस होता है वेरिएशन ऑफ एटॉम्स। एटॉम्स में क्या वेरिएशन हो रहा है उसके हिसाब से मेजर कर देती हैं टाइम को। टाइमर क्या होता है भाई? टाइमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक। बिल्कुल स्पेशल टाइप की टाइमर मशीन में क्लॉक होती है, यूज़ होती है रिकॉर्ड करने के लिए सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट पे हम कोई भी टाइमर लगा के काम करते हैं ना, इतने टाइम में हमें कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। इट इज़ यूज इन माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल्स, एयर कंडीशनर्स, सब में टाइमर लगा होता है। तो हमें पता चल जाता है कि 20 मिनट तक ये मशीन घूमेगी, फिर चुप हो जाएगी, रुक जाएगी एक तरीके से। यूनिट ऑफ टाइम की बात करो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकंड एंड रिटन एज एस। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम मेजर करनी होती है सेकंड, और उसको हम एस से लिखते हैं। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम कौन सी होती है? मिनट्स एंड आवर्स होते हैं। मतलब लार्जर यूनिट्स तो हमारी मिनट्स और आवर्स ही होते हैं, एज मिनट एंड आवर रिस्पेक्टिवली। पहले मिनट हम लिखते हैं, फिर आवर को एस से लिखते हैं। मतलब मिनट को हम MIN लिखते हैं, आवर को हम H लिखते हैं। सम यूनिट्स ऑफ देयर कन्वर्जेंस आर एज फॉलोज। मतलब 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो बच्चों तुम्हें आते ही होगा। 60 मिनट 1 आवर का होता है, 24 आवर्स एक दिन का होता है। एक मंथ अगर कहीं पे भी कुछ भी कैलकुलेट करने के लगेगा तो 30 दिन मानना, 31 नहीं लगाना, 30 दिन लगाना। 12 महीना जो होता है 1 साल का। अच्छा, 10 साल का एक डेकेड होता है, 100 साल की एक सेंचुरी होती है जिसमें 10 डेकेड आ जाते हैं, 100 ईयर्स एक मिलेनियम कहलाता है। ठीक है, अब आगे आओ भाई। अब एक और आपकी आती है कि ऑप्टिकल लैटिक क्लॉक। ये डिज़ाइन किसने की थी? जीरोम लॉडविक, या इनका जो भी नाम है भाई, ये नाम आप याद कर लेना विद स्पेलिंग। एंड हिज टीम एट द पेरिस ऑब्जर्वेटरी में थे। इस में मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है, ये भी बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक ही है। और रिफाइन एंड सेकंड, मतलब एक तरीके से बिल्कुल सेकंड्स भी बहुत अच्छे तरीके से रीडिफाइन ये कर देती है। एंड इट इज़ एक्यूरेट टू विद इन 1 मिनट एवरी 18,000 मिलियन ईयर्स। इट यूजेज लेज़र बीम्स। इसके अंदर क्या है? लेज़र बीम्स हैं। इट इज़ मोर देन ट्वाइस एज एक्यूरेट एज एन एटॉमिक क्लॉक। ये एटॉमिक क्लॉक से भी 2 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब आप ये लगाओगे हर चीज़ कितनी एक्यूरेट होती चली जा रही है। द साइंटिस्ट बिलीव दिस न्यू क्लॉक कुड बी यूज एज स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड टाइम। अब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि पूरे जो दुनिया का जो समय है ना, वो इसी क्लॉक से मेजर होना चाहिए, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा ही एक्यूरेट नज़र आ रही है भाई। स्टैंडर्ड टाइम इसी से लगाना चाहिए। इट कैन बी यूज इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट नेविगेशन क्लॉक्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब मोशन की बात कीजिए। व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, जब आप अपने क्लासरूम में इधर उधर देखते हो, यू सी, आप देखते हो मैनी थिंग्स लाइक डेस्क देखते हो, बोर्ड्स देखते हो, टेबल्स देखते हो, और डू नॉट मूव। आप देखते हो कि भाई मूव थोड़ी कर रहे होते, ऐसे रखे तो होते हैं, पैदल थोड़ी ना जा रहे हैं कि डेस्क कहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं होता। दे आर सेड टू बी रेस्ट एट रेस्ट। अब कोई चीज़ रुकी हुई है तो हम कहते हैं ये रेस्ट पर है, ठीक है। हाउ एवर फिर भी यू सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द क्लासरूम, तो वो मोशन में होते हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं तो वो मोशन में है, ठीक है। अब आइए मूविंग इन अ कॉरिडोर। मतलब आप देख रहे हो कि क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो मूविंग पोजीशन में हो गए। दे आर सेड टू बी इन मोशन। अब हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मोशन में। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो रेस्ट पे है, और चल रहा है तो मोशन में। समझ लिया? आगे आइए। इन साइंस एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। साइंस में अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन को बदल नहीं रही है विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब उसके आसपास के हिसाब से उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो वैसी की वैसी है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। एक पोजीशन है, आप कहीं पर खड़े हुए हो, उसके बाद थोड़ा आगे भी आप चल दिए तो आप मोशन में हुए ना, अपनी पोजीशन आपने बदल दी। अगर पोजीशन नहीं बदली है तो आप फिर रेस्ट पर हो। when its position changes with the time or with respect to its surrounding। समझ में? समय के साथ आपने 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कोई भी दूरी कवर कर ली, 1 मिनट में, तो इसका मतलब आप मोशन में हो। अगर आप वहीं खड़े रहे तो इसका मतलब आप रेस्ट पर हो। आगे आइए। इन क्लास 6th यू हैव लर्नड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अपना क्लास 6 में बहुत अलग अलग टाइप के मोशन सीखे, जैसे कि रेक्टेनिलियन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। चलो आइडेंटिफाई करते हैं द टाइप्स ऑफ मोशन को मेड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन पिक्चर। देखते हैं भाई कौन कैसा मोशन कर रहा है। एक कार है, वो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये कौन सा मोशन हुआ। ये स्पिनिंग टॉप जो गोल गोल घूम रहा है, ये कौन सा मोशन हुआ। एक पंखा जिसके ब्लेड गोल गोल घूम रहे हैं, ये कौन सा मोशन हुआ। जो ये पेंडुलम वाला है, ये कौन सा मोशन हुआ, ठीक है। अब स्लो एंड फास्ट मोशन। भाई मोशन जो होते हैं वो धीरे धीरे भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। व्हेन यू गो टू स्कूल बाय अ बाइसिकल, जब आप अपनी साइकिल से स्कूल जाते हो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। साइकिल से तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बट व्हेन यू गो बाय अ स्कूल बाय बस, आप जब स्कूल बस से जाते हो तो डेफिनेटली आपको कम टाइम लगेगा, तो इट टेक्स लेसर टाइम। यू से दैट द बस मूव्स फास्ट। अब आप ये कहते हो कि बस तो तेज़ चलती है, व्हेयर इज द बाइसिकल मूव स्लो, कि जो साइकिल है वो तो धीरे चलती है। एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स
लेसर टाइम कवर करने के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस को, मतलब 5 किलोमीटर तुम्हारा स्कूल दूर है तो दूर तो 5 किलोमीटर ही रहा। साइकिल से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बस से जाओगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस इज सेड टू बी फास्ट, मतलब जो कम टाइम में ज़्यादा दूरी कवर करे वो फास्ट है, जो कम टाइम में ज़्यादा दूरी कवर करे वो फास्ट है, और जो जिससे ज़्यादा समय लग रहा है सेम ही दूरी के लिए वो स्लो है। even the same object may move fast at one time and slow at the other। कई बार ऐसा होता है बस स्लो चल रही होती है, और कई बार ऐसा होता है बस भी फास्ट चल रही होती है। सेम एज विद द साइकिल, कभी आप साइकिल को तेज चलाते हो, कभी आप साइकिल को स्लो चलाते हो। तो मतलब यहाँ तो आपको आराम से समझ आ गया हो कि भाई मूवमेंट किसका कभी फास्ट हो रहा है कभी स्लो हो रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट का फास्ट और स्लो भी हो सकता है। तुम भी तो कभी कभी तेज चलते हो, कभी कभी स्लो चलते हो। तो जब स्लो चल रहे हो तो तुम्हारा मूवमेंट स्लो है, जब तुम फास्ट चल रहे हो तो तुम्हारा मूवमेंट फास्ट है। यहाँ तक क्लियर है। बस मे मूव स्लोली ऑन अ बिजी रोड। अब बिजी रोड है, ट्रैफिक है, तो बस धीमे चलेगी। और फास्टर कब चलेगी? बिल्कुल एम्प्टी रोड है, जब बिल्कुल खाली रोड है तो वो फास्टर चलती है। यू कैन फाइंड आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट बाय नोइंग इट्स स्पीड। तो चलो स्पीड पता लगाते हैं, स्पीड किसकी कितनी ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। द मोस्ट कन्वीनियंट वे, सबसे बढ़िया तरीका जो होता है टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, कि भाई दो मान लो कारें है ना, तो कौन सा जो है वो फास्टर है, ये पता लगाने के लिए हम देख लेते हैं कि किसने एक डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, मतलब कंप्लीट किया है। पूरा कंपेयर कर सकते हैं हम डिस्टेंस को एक यूनिट ऑफ टाइम में। मतलब हम ये समझ लो कि मान लो ये कार एक ए कार है और एक बी कार है। ये यहाँ फटाक से पहुँच गई 5 मिनट में, और ये यहाँ पहुँची 5 मिनट में। तो इसने डिस्टेंस 5 ही मिनट में ज़्यादा कवर किया, इसने डिस्टेंस 5 ही मिनट में कम कवर किया। तो डेफिनेटली एक का स्पीड ज़्यादा था। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन अ यूनिट टाइम। मतलब 1 मिनट में किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, किसने कम डिस्टेंस कवर किया, उसी के हिसाब से उसकी स्पीड जो है वो डिसाइड हो जाती है। व्हेन यू नो, जब तुम्हें पता होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि भाई डिस्टेंस कितना है। मान लो किसी ने 5 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर। कितने टाइम में कवर किया उसने? 5 घंटे में। 5 किलोमीटर 5 घंटे में, तो टाइम कितना लगा? 1 किलोमीटर में 1 घंटा लगा। इसी तरीके से टाइम निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा याद कर लेना, एकदम फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू हमारी स्पीड निकल जाएगी। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक कार ट्रेवल करती है 240 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 240 किलोमीटर कवर किया, और टाइम कितना लगा उसको? 4 आवर्स का टाइम लगा। तो आप स्पीड निकाल सकते हो आराम से। 4 6 24, 0 आया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर जो है वो कवर किया। पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना कवर किया उसने? 60 किलोमीटर। सो दस द स्पीड ऑफ दिस कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ऑफ स्पीड कैसी होती है भाई? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ध्यान रखना इसका। स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है भाई? मीटर होती है। एंड दैट ऑफ द टाइम इज सेकेंड। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपने ये देखना है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर ये क्या होगा? डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो m अपॉन s हो जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ आइए, द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, यूजुअली हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट ऑफ किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा, देखो अगर आप कार से कहीं जा रहे हो, बस से कहीं जा रहे हो, या ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तो ज़्यादा दूरी कवर करते हो। इतनी बड़ी बड़ी दूरी को आप मीटर में, छोटे से इतने यूनिट में नहीं कवर करते, तब आप बड़ी यूनिट ले लेते हो किलोमीटर। तब आप सेकेंड्स में भी नहीं करते, तब आप आवर में लेते हो। जब किलोमीटर लोगे तो आवर में लेना, जब आप मीटर लोगे तो सेकेंड्स में लेना। ठीक है, ये याद रखना कि यूनिट कौन सी किसके साथ मैच कर रही है। जब आप मीटर में ले रहे हो तो सेकंड में टाइम को लेना, जब आप किलोमीटर में ले रहे हो डिस्टेंस को तो आप आवर में जो है वो टाइम लोगे। सो लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी। चलो कर लेते एक सिंपल सी एक्टिविटी। टेक अ मेजरिंग टेप, आपने एक नापने वाला टेप लिया एंड स्टॉप वॉच ले लिया। मेक अ ट्रैक ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का आपने एक ट्रैक बनाया लॉन्ग इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में, कि 50 मीटर का दूरी है ये। नाउ आस्क योर 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्तों को बोलो रन करो, चलो भागो इस ट्रैक पे 1 बाय 1। स्टैंड एट द फिनिशिंग पॉइंट एंड मेजर द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड। अब आपने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 दोस्त 1 2 3 4 5 भागे, यहाँ तक आपको कहना है ये आप खड़े होंगे यहाँ पर, यहाँ पे सारे के सारे आके खड़े होंगे। तो किसको खड़े होने में कितना टाइम लग रहा है उसी से पता चल जाएगा किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी स्पीड कम है। स्टॉप वॉच का हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ईच ऑफ योर फ्रेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसने कितने टाइम में पूरा डिस्टेंस कवर किया।
ठीक है, एक बच्चे को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 मिनट लग रहे हैं, उसी हिसाब से 5/50/5, राइट, उसी तरीके से आपको कवर करना है। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर क्या होता है? व्हेन यू लुक एट द डैशबोर्ड ऑफ योर कार, जब आप कार के डैशबोर्ड को देखते हो, यू फाइंड मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इट, फिर तो अपने को दिखाई देता है कि यार कार के ऊपर तो जो आगे जहाँ गाड़ी जब चलाते हैं उसको, तो वहाँ पे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड, व्हीकल के डैशबोर्ड पे लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल की स्पीड को बताता है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। तो ये किस में बताता है भाई? उसी वक्त पता चल जाता है कि कितने आवर में हम कितना किलोमीटर कवर कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है स्पीडोमीटर से? कि हमें पता चल जाता है कि हमने कितने किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया है। समझ में आ रहा है? तो हमारी स्पीड क्या हम आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, हम किस स्पीड से जा रहे हैं। ऑडोमीटर क्या होता है? इन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। इससे आपको पता चल जाता है कि जो डिस्टेंस है आपने कितना कवर किया है, कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, भाई बेसिकली कितना डिस्टेंस जो है, कितना किलोमीटर तक आप आगे आ गए हैं। ठीक है, ऑडियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में आपको बता देगा। ठीक है, और एक सेकेंड,